यही हवा जब पृथ्वी की सतह पे भी क्षितिज रूप से हॉरिजॉन्टली यानी जमीन के समानांतर चलती है तो उसे हवा कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में राइट डायरेक्शन में, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट डायरेक्शन में चली जाएगी। यह कोरियोलिस बल के बारे में भी हमने जानकारी ले रखी है। अब आ जाओ, इक्वेटर पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या है, यह निम्न वायुदाब पेटी है, लो प्रेशर एरिया है। ये प्लेनेटरी, ये स्थायी पवनें जो हैं वो क्या करती हैं, साल भर एक ही दिशा में चलती है, 365 दिन एक ही दिशा में चलती है आपके पास में। पहले के जमाने में क्या होता था ना मित्रों, कि यह कुछ व्यापारियों के द्वारा जो समुद्र में व्यापार करते थे वो इन पवनों का सहारा लेते हुए ही अपने जहाज को चलाते थे, क्योंकि ये पवनें नियमित दिशा में चलती थी, स्थिर गति से चलती रहती थी। यहाँ तो जमीन है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, तो इतना घर्षण रहेगा तो इतनी स्पीड नहीं। पर यहाँ पे दक्षिण में देखोगे ना तो 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री और फिर 60 डिग्री तक गरजती 40 चलती है, रोरिंग 40s चलती है आपके पास में। हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस हिंदी माध्यम चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं संभव बुक सीरीज के अंतर्गत लेक्चर नंबर 6। यहाँ हमारे टॉपिक जलवायु विज्ञान से रिलेटेड है, वह कीवर्ड जो आगामी परीक्षा में स्पेसिफिकली प्रीलिम्स पास में है तो आपके ज्यादा काम आए, और मेंस में भी आंसर राइटिंग और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में आपको यह टॉपिक मदद करने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम जिन कीवर्ड्स को समझने की कोशिश करने वाले हैं वो आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। सबसे पहले पवनों की बात करने वाले हैं, विंड्स क्या होती है, क्या टाइप्स होता है, ये सारी जानकारी लेंगे सिंपल डेफिनेशंस में यूपीएससी कीवर्ड्स और पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते हुए। उसके बाद में साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स और मोस्ट इंपोर्टेंट मॉनसून, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पे एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करेंगे, पीवाईक्यूज भी साथ में डिस्कस करेंगे, फैक्ट्स हो या कॉन्सेप्ट हो, इन सारी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने की चेष्टा। बट आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, आप अगर यूपीएससी के फाउंडेशन कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं 2026, 27 या 28 के लक्ष्य को निर्धारित रखते हुए, तो आप हमारे हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। एक नॉमिनल प्राइस में आप 1, 2 और 3 ईयर के अकॉर्डिंग एडमिशन ले पाएंगे। सीटीआर बेस्ड ये क्लासेस आपकी तैयारी को आपके मंतव्य और गंतव्य के और सरल और सहज अप्रोचेबल करने में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मदद करने वाली है। विदाउट अ वेस्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके पीडब्ल्यू ऐप विजिट कीजिए और डेमो क्लासेस जरूर देखिए। ये बैचेस आपके लिए काफी प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं मित्रों। आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहली टॉपिक जो है उसका हेडिंग लगा लेते हैं सारे स्टूडेंट्स। हेडिंग में है पवन, विंड्स। क्या है पवन? देखिए आज की क्लास साथ साथ में लिखने की कोशिश कीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है और मजा भी आएगा। देखिए, कल्पना कीजिए कि आपके पास में दो गुब्बारे हैं, है ना, दो एयर बलून्स हैं। एक में ज्यादा हवा भरी हुई है, ऑब्वियसली अधिक दाब होगा उसमें, और दूसरे में आपने कम हवा भरी है, ऑब्वियसली उसमें निम्न दाब होगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे ना, इन दोनों गुब्बारों को आप लोगों ने एक पाइप से कनेक्ट हो गया, तो अब ज्यादा हवा वाले गुब्बारे से हवा जो है वो कम हवा वाले गुब्बारे की ओर मूव होने लगने वाली है। तो यहाँ पे सपोज आपके पास में कोई भी एक डायग्राम ले लेते हैं। सपोज यू आर हैविंग दिस बलून, this balloon, and you are also having a larger balloon here, right? Right here. अब जो यहाँ पे हवा है वो थोड़ी सी कम है, तो यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर। पर यहाँ पे आपने भर भर करके पूरा जो है, हाँ, इंस्ट्रूमेंट से हो चाहे मुंह से हो, हवा को अच्छे से भरा, तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर। अगर आपने यहाँ पे किसी भी एक उपकरण के द्वारा इन दोनों गुब्बारों को जोड़ने की चेष्टा की, तो अब हवा किधर से किधर फ्लो होने वाली है, एयर विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस हाई प्रेशर टू दिस लो प्रेशर। अब यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, पवन क्या होती है। बस यही हवा जब पृथ्वी की सतह पे भी क्षितिज रूप से हॉरिजॉन्टली यानी जमीन के समानांतर चलती है तो उसे हवा कहा जाता है। यानी उच्च वायुदाब से पवन का निम्न वायुदाब की तरफ पृथ्वी की सतह के समानांतर गति करना ही पवन कहलाता है। तो इसकी जब डेफिनेशन मुझे लिखनी है, इसकी जब मुझे परिभाषा लिखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल डेफिनेशन क्या है कि हवा का
उच्च दाब, उच्च दाब कहाँ हो सकती है, जहां पे भारी हवा हो या जो ठंडी हवा हो, हवा का उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाना। निम्न दाब क्या होता है, जहां हवा हल्की हो, जहां तापमान ज्यादा हो, है ना, तो हवा का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलना ही पवन है। हवा का, साथ साथ लिखिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहना ही पवन कहलाता है। ठीक है, तो यह कीवर्ड्स है जो आपको पता होने चाहिए आपके पास में। अब ये सारी चीजें हुई क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे प्रेशर अलग है और यहाँ प्रेशर अलग है, यहाँ पे दाब अलग है और यहाँ पे दाब अलग है। तो इस गति का जो मूल कारण है ना, इसका जो मूल कारण है उसको हम लोग लिखते हैं दाब प्रवणता। दाब प्रवणता मतलब प्रेशर ग्रेडियंट। और अगर आपके पास में प्रेशर ग्रेडियंट जहां पे एक तरफ तो क्या है उच्च दाब और एक तरफ है निम्न दाब, तो हाई से लो प्रेशर की तरफ, है ना, प्रवणता में, ढलान में हाई से लो की तरफ जो है आपकी विंड्स बहने वाली, पवने जो है वह बहने वाली है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक और चीज के बारे में भी जो है जानकारी रखनी होगी, और वो क्या चीज है दोस्तों आपके पास में, कि सर पवन जो है उसको प्रभावित करने वाले कई कारक हो सकते हैं। देर आर मैनी फोर्सेस दैट विल अफेक्ट द विंड्स। तो यहाँ पे उन कारकों की भी जानकारी हम लोग साथ साथ में लेते हैं कि कौन कौन से कारक हैं जो कि पवन को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों के अंतर्गत देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने लिख दिया है दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट। पवन इधर से इधर फ्लो होगी, हवा इधर से इधर फ्लो होगी, ये किसने तय किया, यह प्रेशर ग्रेडियंट ने, दाब प्रवणता ने बल किया। तो वह बल जो हवा को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर धकेलता है, दाब में जितना ज्यादा अंतर होगा वायु का वेग उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे पहला कारक तो क्या हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पीजीएफ, यानी दाब प्रवणता बल हो गया। दूसरी यहाँ पे जो चीज है वो है फ्रिक्शन। हमने कहा ना कि ये जमीन के समानांतर बहने वाली हवा है, तो जब ये जमीन के पैरेलल बहेगी, समानांतर बहने वाली है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि जमीन की सतह के आसपास बहेगी तो पवन की गति भी तो कम हो सकती है। समुद्र की सतह के आसपास बहेगी तो यहाँ पे कम उबड़ खाबड़ जमीन है, क्योंकि जमीन पे तो आपको क्या देखने को मिलेगा आपके पास में, यहाँ पे घर्षण, फ्रिक्शन, है ना। तो दूसरा बल हो गया घर्षण, तो कहीं पहाड़ आ गया, कहीं पठार आ गया, कहीं मैदान आ गए, कहीं उपखड़ सेलाएं आ गई, कहीं बीच में जो है वेजिटेशन आ गया, कहीं जंगल आ गए, तो इन सब चीजों के कारण कहीं अर्बन एरिया आ गया, कहीं रूरल एरिया आ गया। अब ये सारी चीजें क्या है, पवनों के लिए एक अवरोध है, दिशा को और गति को अवरोध के रूप में यह उत्प्रेरित करेगी। तीसरी चीज होती है कोरियोलिस बल। तीसरी चीज क्या है दोस्तों आपके पास में, कोरियोलिस बल हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। पृथ्वी के लगातार अपने अक्ष पे घूर्णन के कारण क्या होता है, यहाँ पे घूर्णन की स्पीड ज्यादा है, यहाँ पे घूर्णन की स्पीड कम है, तो इसके कारण फलतः क्या होगा, पृथ्वी पे हर स्वतंत्र रूप से गतिमान ऑब्जेक्ट, जैसे चाहे वह पवन ही क्यों ना हो, वह उत्तरी गोलार्ध में सीधा जाने की बजाय राइट में और दक्षिणी गोलार्ध में सीधा जाने की बजाय लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसी को ही फेरेल्स लॉ, इसी को ही कोरियोलिस फोर्स की संज्ञा भी दी गई है। तो जब पवनें बहती है तो यह उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी और राइट डायरेक्शन में, दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट और मुड़ जाती हैं। तो इसको क्या कहा गया है दोस्तों आपके पास में, कि सर यही कोरियोलिस बल जो है यह भी विषुवत रेखा के आसपास में तो शून्य है, ध्रुवों पे जाता जाता बढ़ जाता है, तो यह पवनों की दिशा को चेंज कर सकता है ना, पवनों की दिशा को चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे हमें बेसिक चीजें जो है वो पवनों के बारे में पता चल चुकी है। तो पवनें किधर से किधर फ्लो होती हैं, पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ फ्लो होती है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं हम लोग। कोरियोलिस बल को समझा हमने कि सर उत्तरी गोलार्ध में राइट डायरेक्शन में, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट डायरेक्शन में चली जाएगी, ये कोरियोलिस बल के बारे में भी हमने जानकारी ले रखी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम
प्लेनेटरी विंड्स और परमानेंट विंड्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो अगला सब हेडिंग क्या है दोस्तों आपका? ग्रहीय पवने व स्थायी पवने। ग्रहीय अथवा स्थायी पवने। देखिए ग्रहीय और स्थायी पवने जो है वह काफी महत्व की है, इनके ऊपर लगातार परीक्षा में प्रश्न भी बनते हैं दोस्तों। अतएव मेरी अपेक्षा आप सभी विद्यार्थियों से रहने वाली है कि आप सभी स्टूडेंट्स इसको बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा व सीखिएगा। ठीक है, ये हो चुकी है आपकी इक्वेटर। अब यहां पे इक्वेटर के आगे दोस्तों आप लोगों को पता था कि कल हमने एक डायग्राम बनाया था, याद है? कौन सा डायग्राम बनाया था कि सर यहाँ पे लगभग आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा दो ड्रॉ की थी। ये कर्क रेखा, ये है कर्क रेखा, ये है मकर रेखा, ये उसके आसपास का जोन है। फिर आपके पास में इससे भी ऊपर चले गए थे हम लोग, तो हम लोगों ने कौन सी लाइंस जो है यहाँ पे ड्रॉ करने की चेष्टा की थी? थोड़ा सा ऊपर। यहाँ देखिए आप लोगों को कुछ चीजें थोड़ा साथ साथ में सीखना भी है वह समझना भी है, क्योंकि मैं हर डायग्राम को जो है आपके साथ में लेते हुए चल रहा हूं। पहले इक्वेटोरियल रीजन है, फिर सब ट्रॉपिकल है, फिर सब पोलर है, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन चारों डायग्राम्स को आप जो है यहाँ पे मेरे साथ साथ में ड्रॉ करते हुए चलिए, है ना। 0 डिग्री आपके पास में हो गया, ये 30 डिग्री के आसपास का रीजन हो गया, ये 60 डिग्री के आसपास का रीजन हो गया, और फिर ये लास्ट में है आपका 90 डिग्रीज वाला रीजन। ये वाला रीजन क्या है आपके पास में? 60 to 90, 60 to 90, राइट। अब इस वाले रीजन के अंतर्गत आपको जहां पे सबसे ज्यादा सूर्य का ताप देखने को मिल रहा था, ये वाला रीजन। दूसरा रीजन है जहां पे सूर्य का ताप इससे थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा था, ये वाला रीजन। और इसको क्लोज करना भूल गए, यहाँ से क्लोज करना भूल गए ना, इसलिए ये डायग्राम खराब हो रहा था। क्लोज कर देते हैं। ये दो जोन्स है, और इसके नीचे भी आपको आपके पास में जो है वह दो जोन्स देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से जोन्स रहने वाले हैं? डायग्राम्स जो है अगर आपको याद है अच्छे से, तो आप सारी की सारी चीजें जो है वो बहुत ही बेहतरीन दृष्टिकोण से याद कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे। देखिए एग्जाम में डायग्राम बनाना आपको जस्ट 20 to 30 सेकंड के अंतर्गत सारे के सारे डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। अगर आप ये काम कर पा रहे हैं तो मानिए आपने लगभग लगभग जो है ना, अधिकांश चीजों के ऊपर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है दोस्तों आपके पास में। ठीक है, अब जब हमें यह डायग्राम बनाना ही है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा दोस्तों। सबसे पहले 0 डिग्री इक्वेटर है आपके पास में, फिर है आपके पास में दूसरा बेल्ट जो है वो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर आपके पास में दूसरा बेल्ट रहेगा, है ना। यहाँ पे जैसे हम 60 डिग्री के आसपास में आ जाएंगे तो यह लो प्रेशर रहेगा, और फिर है आपका साउथ पोल वाला बेल्ट। तो इन चारों बेल्ट में अगला जो है आपके पास में वो ये है, और लास्ट के अंतर्गत जो है यह पोलार है ना। इन प्रेशर बेल्ट्स को आप लोगों को नोमेनक्लेचर भी देना आना चाहिए, इनका नाम भी जो है आप लोग अच्छे से लिखिए साथ साथ में। सबसे पहले मैं बता देता हूं, इक्वेटर के आसपास वाले रीजन को हम लोग भूमध्य रेखीय रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लास्ट साथ साथ में लिखिए, भूमध्य रेखीय। ये पूरा बेल्ट रहेगा, इस बेल्ट को हिंदी में पेटी कहा जाता है, भूमध्य रेखीय वायुदाब पेटी। इक्विटोरियल इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, और जब टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा रहेगा दोस्तों आपके पास में? लो प्रेशर रहेगा, निम्न दाब रहेगा। सर मैं जब इस इक्वेटर से थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाता हूं तो मुझे यहाँ पे है ना सब ट्रॉपिकल रीजन मिलता है, उप उष्ण कटिबंधीय रीजन मिलता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? गर्मी होती है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? हाई प्रेशर होता है। तो इस रीजन को मैं क्या लिखूंगा? इस वाली लाइन को मैं क्या लिखूंगा जो 23 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में है, नॉर्थ और साउथ दोनों के अंतर्गत, मैं से उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी लिखता हूं।
उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी। उपोष्ण कटिबंध को क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये वाला जोन हो गया आपका। इसके ऊपर वाला लाइन कौन सा रहेगा दोस्तों? अब ये ध्रुव के नजदीक है। अब ये कौन सा लाइन है? ध्रुव के नजदीक है। चूंकि यह ध्रुव के नजदीक है आपके पास में, अतएव इस रेखा को हम लोग नाम दे रहे हैं उपध्रुवीय क्षेत्र। तो यहाँ पे भी है दोस्तों आपके पास में लो प्रेशर होगा, इसका ठीक विपरीत यहाँ पे होगा। और ये वाला रीजन कौन सा होगा आपके पास में? उपध्रुवीय, निम्न उपध्रुवीय, ऑब्वियसली आपके पास में निम्न वायुदाब पेटी इसको नाम दे देंगे। ये वाला रीजन, तो ये वाला रीजन लगभग क्या है? 45 डिग्री से 66 डिग्री के आसपास में रहेगा, 45 डिग्री नॉर्थ टू साउथ। तो यहाँ पे भी ठीक ऐसा ही होगा कि सर यहाँ पे भी ये क्या है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होगा, ये साउथ के अंतर्गत। फिर यहाँ पे भी क्या होगा? इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट लिखा हमने, तो यहाँ पे भी लिखेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पे ये होगा आपका। और लास्ट में जो है यह ध्रुवीय क्षेत्र है, ये क्या है आपके पास में? उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र 90 डिग्री के आसपास में। साथ साथ में बना रहे हो डायग्राम? और ये कौन सा है आपके पास में? दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। मेन खेल अब स्टार्ट होगा, मेन खेल अब स्टार्ट होगा। सर पवने किधर से किधर जानी चाहिए? ध्रुवीय प्रेशर, ध्रुवीय क्षेत्र में आपके पास में प्रेशर क्या है दोस्तों? यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। सब पोलर में क्या है? लो प्रेशर। और यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर है। अब आप लोग इस तरीके से इसको समझिएगा कि जब भी मैं 0 डिग्री भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के अंतर्गत, जो कि शांत पेटी है, जो कि डोल्ड्रम वाली पेटी है, यहां से ऊपर की तरफ जाऊंगा, यानी इस 35 डिग्री, लगभग ये आपके पास में 0 डिग्री के आसपास का रीजन है। मैं इसको एक बार लिखवा भी देता हूँ, ये 0 डिग्री वाला रीजन है। फिर आपके पास में इन वायु पेटियों को भी आपको समझ, ये 0 से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ है। ये वाली पेटी जो है, ये वाली लाइन जो है, इसका विस्तार कितना है? 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक है। इसका पॉइंट क्या है? लगभग 45 से 66 तक है ना। अब नॉर्थ वाला तो क्या है आपके पास में कि सर यहाँ पे 80 से 90 डिग्री, ये वाला। और इसका ठीक उल्टा नीचे भी हो जाएगा, 23.5 से 35 डिग्री तक, ये सब ट्रॉपिकल हो गया। फिर सब पोलार क्या हो जाएगा आपका? 45 से 65 डिग्री साउथ तक। ये वाला क्या हो जाएगा? 80 डिग्री साउथ से लेके 90 डिग्री साउथ तक। ये समझ में आई बात सारी आपको? ये सारे पॉइंटर समझ में आ रहे हैं? अब आप लोगों को एक चीज बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए कि देख लो, एक बार रुक जाओ और ये डायग्राम बना लो। और अगर ये डायग्राम अच्छे से बना लिया ना दोस्तों आप लोगों ने, तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की चेष्टा करेंगे? मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम को रेप्लिकेट कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? रेप्लिकेट कर लेता हूं, है ना। क्योंकि इसके ऊपर मैं काफी चीजें जो है वो साथ साथ में बनाने वाला हूं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको, हाँ, इस स्लाइड के ऊपर थोड़ा और भी लिखना होगा, तो मेरे साथ साथ में लिखिएगा। अब आ जाओ, इक्वेटर पे क्या है? टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या है? यह निम्न वायुदाब पेटी है, लो प्रेशर एरिया है ना। इक्वेटर से ठीक ऊपर 23 डिग्री के आसपास में क्या है? हाई प्रेशर। यहाँ भी हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर है। पौने कहां से कहां जाएगी? हाई से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, हाई से लो प्रेशर की तरफ, हाई से लो प्रेशर की, यही हाई से इस लो, इस हाई से इस लो की तरफ। पर कोरियोलिस फोर्स है ना, कोरियोलिस फोर्स कैसे लग रहा था दोस्तों? याद है ना? कोरियोलिस फोर्स क्या कह रहा था कि सर पृथ्वी के अंदर ऊपर जो भी पवने होगी, स्वतंत्र रूप से गतिमान पवने जो होंगी, यह इक्वेटर के अंदर ऊपर नदन हेमिस्फीयर में तो क्या कहेंगे आपके पास में, वह सीधा नहीं जाकर के राइट में, और सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में जो है यह लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये इसके ऊपर जो है इक्वेटर 0 डिग्री के ऊपर नदन हेमिस्फीयर में, यहाँ पे राइट में, सर अगर कोई पवने ऐसे आ रही है तो इसका राइट क्या होगा? ये होगा। इसका राइट क्या है? ये। राइट।
तो ये पवने डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सर यहाँ इस हाई से इस लो की तरफ जाएगी तो पवने क्या करेगी, सीधे जाने की बजाय लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, सीधे जाने की बजाय। और जहां पे ये मिल रही है उसे हमने नाम दे देंगे ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इसको नाम दे दिया हम लोगों ने। यहां पे हमें पता चल गया कि सर विंड्स जो हैं वह क्या कर पा रही हैं दोस्तों, विंड्स इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ और इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ आ रही है, पर कॉरियोलिस बल के कारण, कॉरियोलिस इफेक्ट के कारण यह डिफ्लेक्ट हो जा रही है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट के अंतर्गत। और इन्हें जो नाम दिया जा रहा है, इन्हें नाम दिया जा रहा है ट्रेड विंड्स, यानी व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवने, इंग्लिश में इसी को ट्रेड विंड्स नाम देते हैं, है ना। तो ये सारी आके मिल कर रही हैं, ये सारी आके मिल रही हैं ITCZ पे। और ITCZ है क्या, यह इक्विटोरियल रीजन में, यह इक्विटोरियल रीजन के अंदर एक हाई प्रेशर बेल्ट है। ये है ITCZ। दोनों ट्रॉपिक्स, दोनों कटिबंधों की हवाएं, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें यहाँ आके मिलती हैं 0 डिग्री के आसपास भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब शांत पेटी के अंतर्गत। जहां ये दोनों मिल रही है, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, तो अंतर अंतर आपके पास में जो कटिबंधीय जो कन्वर्जेंस, मतलब अभिसरण क्षेत्र, ये कहीं ना कहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके आगे देखेंगे व्यापारिक पवनों के ऊपर उठते हैं। सर इस हाई प्रेशर से भी तो पवन इस लो प्रेशर की तरफ जानी चाहिए। अरे हाँ या ना, जी सर बिल्कुल जानी चाहिए। जाएगी कि नहीं, बिल्कुल जाएगी सर। तो इस हाई प्रेशर से यूं डायरेक्शन में और इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ इस डायरेक्शन में जानी चाहिए। पर हमको पता है कोरियोलिस फोर्स कहता है कि सर नदन में राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, सीधा जाने की बजाय लेफ्ट की तरफ चली जाएगी आपके पास में। ठीक है ना, ये सीधा, ये राइट है, ये लेफ्ट है आपके पास में, तो सदर्न में इस डायरेक्शन में सीधा जाने की बजाय इस दिशा के अंदर यह डिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। और फलस्वरूप इन पवनों को हम लोग क्या नाम देने वाले हैं, इनकी दिशा देखिए, इनकी दिशा किधर से आ रही है, कार्डिनल डायगोनल्स बनाएंगे हम लोग, तो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। अगर इन पवनों की दिशा जो है ये डायरेक्शन है, या इन पवनों की दिशा जो है ये डायरेक्शन है, तो नेसेसरली ये आ तो वेस्ट से रही है, पश्चिम से रही है, तो इनको हम लोग नाम देते हैं पश्चिम से आने वाली वेस्टर्लीज। इनको हिंदी में नाम दे देते हैं पछुआ पवने। नाम क्या दे दिया, पश्चिम से आ रही है ना, तो पछुआ पवने। पछुआ पवने वेस्ट से आ रही है सर आपके पास में, है ना, और ईस्ट की तरफ जा रही है। तो हमें यह पता चल गया कि इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ विंड जाती है, पर पश्चिम दिशा की तरफ से जा रही है, अतएव ये पछुआ कहलाती है। वेस्टर्लीज कहां से कहां फ्लो होती है, 35 से 45 के बीच में फ्लो होती है, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में। सर अब क्या बचा, सर अब बचा आपके पास में इस सब पोलार लो प्रेशर से इस पोलार हाई के बीच का, इस सब पोलार लो से इस पोलार हाई के बीच का। तो सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी वही पैटर्न है कि सर विंड जाएगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, विंड्स तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जानी चाहिए। पर कोरियोलिस बल क्या कहता है, नदर्न हेमिस्फीयर में राइट, सदर्न में लेफ्ट की तरफ बेंड हो जाएगी। नदर्न हेमिस्फीयर में यही पवने, इसका राइट क्या है, ये है, यह पवने इधर बेंड हो जाएगी। यह पवने जो है सीधी जाने की बजाय इस दिशा से जाती हुई प्रतीत होगी हमें। तो जब ये इस दिशा से आती हुई प्रतीत होती है तो इनको हम लोग एग्जैक्टली कई बार हम इसको पूर्वा भी कहते हैं, ध्रुवीय पूर्वा पवने इसको नाम दिया जाता है ना। ये सीधी आने की बजाय ये क्या अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाए, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है, तो सीधी जाने की बजाय ये क्या है लेफ्ट में और
कार्डिनल डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे, कार्डिनल डायग्राम उसमें है ना कि सर कोई भी पवने, ये किधर से आ रही है, ऊपर से, ये इस दिशा से आ रही है, ये पवने इधर से, ये पवने इधर से आ रही है, तो आपके पास में ये है तो प्रीडोमिनेटली इस डायरेक्शन से आ रही है, तो इस कारण इनको नाम क्या दे दिया जाएगा दोस्तों, ध्रुवीय पवने, क्योंकि पोल से आ रही है, हाई प्रेशर से आ रही है, दोनों हाई से लो की तरफ, पर आ कहां से रही है, ध्रुव से आ रही है, और दिशा कौन सी है, पूर्वी पवने, तो इनको ध्रुवीय पूर्वा पवने कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुवीय पूर्वा पवने, पोलार ईस्टर्लीज, दक्षिण में भी होगा, ध्रुवीय पूर्वा पवने। समझ में आई, खोपड़ी में बैठी। कैसे हमने इवेंचुअली सर्कल बनाने से, इक्वेटर से लेकर के, प्रेशर बेल्ट निर्धारित करने से लेकर के पवनों की दिशा को तय किया। तो यहां पे आते आते मुझे क्या समझ में आया कि सर मेरे पृथ्वी के ऊपर, मेरी इस अर्थ के ऊपर, साल के चाहे मैं किसी भी दिन की अगर मैं बात कर लूं आपके पास में, एनी डे इफ आई एम टॉकिंग, है ना, जनवरी से लेके दिसंबर तक 365 दिन, कुछ पवने ऐसी हैं जो ग्रहीय, प्लैनेटरी, प्रिवेलिंग, स्थायी पवने, और ये प्लैनेटरी, ये स्थायी पवने जो हैं वो क्या करती हैं, साल भर एक ही दिशा में चलती है, 365 दिन एक ही दिशा में चलती है आपके पास में, तो इस कारण इनको नाम क्या दिया है हमने, ध्रुवीय, ध्रुवीय या स्थायी पवने नाम दिया है। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, वे पवने, लिखो, वे पवने, वे विंड जो साल भर एक ही दिशा में बड़े क्षेत्र पर बहती हैं, वे पवने जो साल भर एक ही दिशा में बड़े क्षेत्र पर बहती हैं, उन्हें प्रिवेलिंग, स्थायी पवने, परमानेंट विंड्स, या उन्हें प्लेनेटरी, ग्रहीय पवने कहा जाता है। अब इन पवनों को, जो कि प्रिवेलिंग विंड्स कह दूं, संवहनी पवने कह दूं, ग्रहीय पवने कह दूं, स्थायी पवने कह दूं, 12 मास चलने वाली पवने कह दूं, कौन सी हैं, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवने कौन सी हैं, पछुआ पवने, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज कौन सी हैं, ध्रुवा पूर्वा पवने, पोलार ईस्टर्लीज, पोलार ईस्टर्लीज, ठीक है ना। तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ा बहुत लिख भी लेते हैं मित्रों, ठीक है ना। ये डायग्राम जो है मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए ऐड कर दिया, तो जो तुम नोट्स पे यह डायग्राम जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस भी साथ साथ में कर लेना इसको, ये तुम्हारा होमवर्क है। घर पे एक बार वापस बनाओगे, ऐसे खाका बना लेना और वापस बनाने की कोशिश करना, हाई से लो प्रेशर कौन सी पेटियां हैं, कौन सी डायरेक्शन है, और क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए, संवहनी, यानी जो आपकी ग्रहीय पवने हैं, इनको एक दूसरा नाम और दिया जाता है संवहनी पवने, यानी जिनको इंग्लिश के अंतर्गत हम सब यूज करते हैं ना, प्रिवेलिंग, प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स स्थायी पवने ही हैं, जिनको प्लेनेटरी विंड्स भी कहा जाता है दोस्तों। मुख्य रूप से कहा जाए आपके पास में तो यह 3 प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखो पवन का नाम साथ साथ में लिख लो, है ना। ठीक है, एक टेबल बना लीजिए आप लोग। सबसे पहले हम लोग इनका नाम लिख लेंगे, इस डायरेक्शन, इस तरफ नाम लिख लेंगे हम लोग। उसके उपरांत नाम लिखने के उपरांत हम लोग जो हैं इसकी थोड़ी डायरेक्शन बात करेंगे, दिशा की बात करें, कहाँ से चलती है, कौन से गोलार्ध में चलती है, सरल भाषा में इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो उसके बाद में 3 और ऐसे, अरे यार ये बार बार हिल क्यों जा रहा है, ठीक है। राइट, इसको थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करें हम लोग।
और फिर ओवरऑल आपके पास में 1, 2 और 3। ठीक है, इसमें कोई लूप होल्स हो तो हम प्लग कर देते हैं, कोई लूप होल्स हो तो हम इसको प्लग कर देते हैं, प्लग कर देते हैं, कोई लूप होल्स हो तो प्लग कर देते हैं। सबसे पहले आपके पास में देखिए पवनों का नाम जो है आपके पास में पता हो आपको, पवन का नाम क्या है? 3 पवने हैं, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्वा पवन। व्यापारिक पवन, दूसरी है पछुआ पवन, इसी के उपरांत तीसरी आती है ध्रुवीय पूर्वा पवन। अब हमें एक और चीज इसके साथ साथ में ही लिखते हुए चलनी है कि सर ये कहां से चलती है, किस प्रेशर बेल्ट से किस प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है, तो किस दाब पेटी से किस दाब पेटी की ओर चलती है? कहां से चलती है? एक और प्रश्न इसके बाद में बताना है कि सर इसकी दिशा क्या है। हम दोनों गोलार्धों की नहीं, हम लोग इसमें एक गोलार्ध जैसे उत्तरी गोलार्ध का लिखेंगे और दक्षिणी गोलार्ध जो है वह आपको पता होगा कि उसके ठीक ऑपोजिट होगा। जैसे कि हमने कहा कि सर उत्तरी गोलार्ध में ये पवने जो हैं ट्रेड विंड्स उत्तरी गोलार्ध में तो आ रही हैं नॉर्थ ईस्ट से, दक्षिणी गोलार्ध में साउथ ईस्ट से आ रही है। पछुआ पवने नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में तो आ रही है सर ये है साउथ वेस्ट से, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये आ रही है नॉर्थ वेस्ट से आ रही है ना। तो इस प्रकार मैं खाली आपको उत्तरी गोलार्ध का लिखा देता हूं, उसका ठीक विपरीत हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध का। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिखने की चेष्टा करेंगे साथ साथ में, तो दिशा लिखेंगे और इसके बाद में कुछ सरल भाषा में इसकी विशेषता भी बताऊंगा। ठीक है मित्रों, इसको साथ साथ में ड्रॉ करते हुए चलेंगे हम लोग, और आशा कर रहा हूं आप साथ साथ में ड्रॉ कर चुके हैं तो लिखेंगे। ये कहां से चल रही थी? सबसे पहली है व्यापारिक पवनें कहां चल रही थी? इक्वेटर के उपोष्ण, इक्वेटर के विषुवत रेखीय निम्न दाब कटिबंध की ओर चल रही थी। कहां से चालू हुई थी ये? उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वायु पेटी यहां से किस डायरेक्शन में चली थी? इस हाई प्रेशर से किधर चल पड़ी थी? लो प्रेशर की तरफ। लो प्रेशर का उष्ण था इक्वेटोरियल, क्या नाम था आपका? विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ चलती है। इसकी दिशा हमने कहा कि सर क्योंकि यह उत्तर से आ रही है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो यह उत्तर पूर्व से आती हुई प्रतीत होगी, इसलिए तो इसको पूर्वी व्यापारिक पवने कहा था हम लोगों ने। ठीक है ना तो यह इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसे हम लोग ITCZ भी कहते हैं, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आ रही है ना, तो इसके अंदर हाई से लो प्रेशर की तरफ जाते टाइम ये राइट में आ जाएगी। तो इनकी डायरेक्शन हमने क्या बताई थी कि सर यह नॉर्थ ईस्ट से चलती हुई आएगी, यानी उत्तर पूर्वी दिशा से बहती हुई प्रतीत होती हैं आपके पास में ये ट्रेड विंड जो होती हैं, व्यापारिक पवनें जो होती हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो पूछा इनकी कुछ विशेषता याद रहो ट्रेड विंड्स के बारे में, तो पहले के जमाने में डायग्राम बनाया ना, उसकी तरफ देखते रहो और सुनो मैं जो कह रहा हूं। पहले के जमाने में क्या होता था ना मित्रों, कि यह कुछ व्यापारियों के द्वारा जो समुद्र में व्यापार करते थे, वो इन पवनों का सहारा लेते हुए ही अपने जहाज को चलाते थे, क्योंकि ये पवनें नियमित दिशा में चलती थी, स्थिर गति से चलती रहती थी। तो पहले के जमाने में व्यापारी इन्हीं पवनों के सहारे अपनी जहाज चलाते थे।
है ना, इन्हीं पवनों के सहारे व्यापारी अपनी जहाज चलाते थे। ठीक है, तो एक दिशा तय कर दी कि सर ओके सर, साल के 12 महीने अगर मेरे को इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाना है ना, अगर मेरे को नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जाना है, तो मेरे को यहाँ सब ट्रॉपिकल विंड्स देख, ये जो है प्रॉपर जो है मेरे को ट्रेड विंड्स देखने को मिलेगी, क्योंकि ये पवनें नियमित थी और स्थिर होती थी। तो इन पवनों का एक ये था कि सर यह नियमित होंगी और ये पवनें स्थिर पवने होंगे। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। सर फिर आते हैं पछुआ पवनों की तरफ, वेस्टर्लीज की तरफ। सर वेस्टर्लीज का डायग्राम हमने बनाया ना, पछुआ पवने इस हाई से इस लो की तरफ, इस हाई से इस लो की तरफ, सब ट्रॉपिकल से लेके सब पोलार की तरफ, सब ट्रॉपिकल से लेके सब पोलार की तरफ, उपोष्ण से लेके उपध्रुवीय की तरफ। ठीक है सर, समझ गया। लिखने की चेष्टा करूं तो यहाँ पे मुझे पता होना है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से ये उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ जाएगा। तो मैं लिखता हूं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से किस तरफ जाने की चेष्टा करेगा? अब इसी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से यह उपध्रुवीय उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ जाएगी। उप ध्रुवीय निम्न दाब की ओर। तो हमने बताया कि सर यह सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से कहां जा रही है? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जा रहा है। ये थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, हवाएं कहां से कहां बहती है? हाई से लो की तरफ। हाई से लो की तरफ जाने की बजाय अपने उत्तरी गोलार्ध नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ ये बैंड हो जाएगी। तो नदर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार आएगी। तो नदर्न हेमिस्फीयर में यह किस दिशा से चलती हुई आएगी आपके पास में? वेस्ट से चलती हुई आएगी, दक्षिण पश्चिम से चलती हुई आएगी, है ना। हमें क्या महसूस होगा आपके पास में कि सर यह दक्षिण पश्चिम से चल रही हैं दोस्तों आपके पास में। तो दक्षिण पश्चिमी होती है पछुआ पवने, इसी कारण इनका नाम ही दे दिया हमने पछुआ, नाम ही दे दिया पश्चिम से आने वाली पछुआ पवने, वेस्टर्लीज नाम दे दिया। अब इनकी विशेषता क्या है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जमीन कम है, समुद्र ज्यादा है, तो यहाँ पे इसलिए बहुत तेज तरीके से चलेगी आपके पास में। तो पहली तो क्या हो गई आपके पास में विशेषता इनकी कि यह पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं। दूसरा कहा कि हमारे पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें जमीन कम है, पानी ज्यादा है, महाद्वीप कम है, महासागर ज्यादा है। जमीन कम है, जब जमीन कम है, महाद्वीप कम है, पहाड़ पठार मैदान वृक्ष शहर गांव ये सब कम है, तो घर्षण कम है। जब घर्षण कम है, फ्रिक्शन कम है, तो स्पीड ज्यादा है। तो इसी कारण दक्षिणी गोलार्ध में इन्हीं पछुआ पवनों की जो गति होती है वह बहुत तेज होती है। जमीन कम तो इनकी गति जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में अत्यधिक ज्यादा देखने को मिलती है दोस्तों। ठीक है ना। अब आते हैं ध्रुवीय पूर्वा पवनों की तरफ। दोस्तों जब हम ध्रुवीय पूर्वा पवनों की बात कीजिएगा तो ध्रुवीय उच्च दाब पोलार हाई से उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ बहेगी आपके पास में। तो ये विंड्स कहां से कहां बह रही है आपके पास में? ध्रुवीय उच्च दाब से शुरू होकर के उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर बहेगी। ठीक है, तो इस बार पोलार हाई से बहकर के कहा जाना है इनको? सब पोलार लो प्रेशर
बेल्ट की तरफ। तो ध्रुवीय 90 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ ये बहने की चेष्टा करेगी, इस हाई से इस लो की तरफ जाएगी, पर सीधा जाने की बजाय इन पवनों की दिशा जो है वह राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और इसी कारण ये पवनें हमें उत्तर पूर्व से आती हुई प्रतीत होगी। कौन से? उत्तर पूर्व से आती हुई प्रतीत होने वाली हैं दोस्तों, है ना। अब क्योंकि ये पवनें आ रही हैं ध्रुवीय क्षेत्र से, तो ये पवनें बहुत ही ठंडी होती हैं और शुष्क होती हैं, है ना। यह पवनें ठंडी होती हैं, वह शुष्क होती हैं। तो इस प्रकार हमने ये पढ़ा कि पवनें क्या होती हैं। सबसे पहले क्या जानकारी मिली हमने, एक बार रिकैप कर लें। पवनें क्या है, क्या परिभाषा है? उच्च से निम्न दाब की तरफ बहती है, दाब प्रवणता में बहती है, घर्षण के कारण गति कम हो सकती है, घर्षण लायक चीजें नहीं है तो गति ज्यादा होगी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स में दाब प्रवणता में चलेगी, हमेशा उच्च से निम्न की तरफ चलेगी, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण यह उत्तरी गोलार्ध में राइट और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी दोस्तों आपके पास में। वह इसके उपरांत हमने पढ़ा कि ग्रहीय पवनें स्थायी पवनें होती है, स्थायी पवनों का काम काफी महत्वपूर्ण होता है, और स्थायी पवनों के अंतर्गत हमने ये देखने की चेष्टा की कि यहाँ पे यह पवनें जो है अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स में वायुदाब पेटियों के अंतर्गत दाबांतर प्रेशर ग्रेडियंट के कारण फ्लो होती हैं, और यह दाबांतर और प्रेशर ग्रेडियंट जो है पवनों की दिशा को तय करता है। पर 12 महीने ये पवनें चलती हैं दोस्तों आपके पास में। मैंने डायग्राम बनवा के प्रॉपर प्रैक्टिस करा के ये पवनें कहाँ से चल रही है, किस दिशा से चल रही है, इनकी विशेषताएं क्या है, यह भी आपको लिखवा दिया। अब कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, अब कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, वह अवधारणाएं दोस्तों हम लोगों को क्या करनी है, साथ साथ लेके चलनी है। वह अवधारणाएं हम लोगों को यहाँ पे साथ साथ क्या करनी है दोस्तों, लेकर के चलनी रहेगी। ठीक है, चलिए तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, है ना। लेट मी चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला ही डायग्राम है जो अभी हमने ड्रॉ किया है। अब इससे आगे हम लिखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ में। क्या क्या अवधारणाएं हैं? सबसे पहली अवधारणा जो मैं आपको लिखाना चाहता हूं वो है ITCZ। क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो यहाँ पे जो विंड्स हैं, जो ट्रेड विंड्स हैं, जो इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इस इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आ रही है, इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इस इक्विटोरियल लो प्रेशर की तरफ जो ये व्यापारिक पवनें, ये जो ट्रेड विंड्स बह रही है, वो कहां पे आके मिल रही है? इक्वेटर के आसपास में। तो विषुवत रेखा के पास का वह क्षेत्र जहां दोनों ही गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आके मिलती हैं, अभिसरित होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, ये हवाएं वहां पे मिलने के उपरांत ऊपर की तरफ उठती हैं और काफी शांत मौसम रहता है। तो इंटर कन्वर्जेंस के इसके अंतर्गत होगा क्या कि सर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवने यानी ट्रेड विंड्स जो सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर की तरफ, सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर की तरफ बह रही हैं, दोनों ही गोलार्धों की व्यापारिक पवने यहाँ पे, यहाँ आकर मिलती हैं। इसको मिलने को ज्योग्राफी की लैंग्वेज में कहा गया है अभिसरित होती हैं। मिलना, कन्वर्ज होना, अभिसरित होती हैं। वह जब दोनों तरफ से हवाएं आकर के, इधर से भी आई इधर से भी आई, आकर के मिली, तो दोनों मिलकर के ऊपर की तरफ उठेगी और ऊपर की ओर
उठती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर उठने के साथ साथ में यहाँ पे माहौल कोई ज्यादा गर्म, मतलब एक तरीके से अशांत नहीं होगा। यहाँ पे शांत मौसम कह दूं, शांत परिस्थिति कह दूं, है ना, शांत मौसम रहता है जिसको हम लोग कहते हैं डोल्ड्रम्स। कोई जाता यहाँ पे क्या नहीं होगा, वायुमंडलीय अनिश्चितताएं नहीं होंगी, डोल्ड्रम्स होगा। आईटीसीजेड का बहुत ज्यादा हिस्सा एक शांत हिस्सा होता है, शांत हिस्सा होता है, एकदम पीसफुल हिस्सा होता है ना, क्योंकि वहां पे हवा केवल ही दोनों ही गोलार्धों से आकर के मिलकर के ऊपर की तरफ उठती हैं, क्षितिज रूप से नहीं चलती, है ना। डोल्ड्रम्स क्यों कहा, क्योंकि हवाएं उठ रही हैं, इनका क्षितिज यानी हॉरिजॉन्टल, क्षितिज रूप से नहीं चल रही। ठीक है, इस कारण ये पूरा ही शांत एरिया है, इस कारण ये काफी शांत एरिया है। परंतु इस एरिया में चले जाओ आप, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ, तो कौन सी पवनें चलती आ रही है आपके पास में, वेस्टर्लीज। यहाँ तो जमीन है, नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, तो इतना घर्षण रहेगा तो इतनी स्पीड नहीं। पर यहाँ पे दक्षिण में देखोगे ना, तो 40 डिग्री से लेकर के 50 डिग्री और फिर 60 डिग्री तक गरजती चालीसाएं चलती है, रोरिंग 40s चलती है आपके पास में। तो दक्षिणी गोलार्ध में ये जो वेस्टर्लीज है, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, इनकी तेज होती है, पवनों की स्पीड जो है, पछुआ पवनें जो होती है वो काफी तेज होती है। तो इनको क्या कहा गया, आगे आपके पास 40 डिग्री के आसपास में गरजती चालीसाएं, 50 के आसपास में पहुंची तो प्रचंड 50आएं, 60 के आसपास में पहुंचे 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तो ये चीखती साठाएं भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार आपके पास में इनका नामकरण भी है, और जो कि आपको याद भी रहे दोस्तों, लगातार क्या रहना चाहिए, जो आपको याद भी रहे। ये पवनें हैं आपके पास में प्लेनेटरी विंड्स, जो आपने सीखी वह समझी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, है ना। इस डायग्राम को आप बनाइएगा, ये आपका होमवर्क के रूप में ये दे रहा हूं दोस्तों, इस डायग्राम को जरूर बनाइएगा। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक हेडिंग लगाइए, नई नई हेडिंग है आपकी, मॉनसून विंड्स। क्या है, मानसून पवने। अब दोस्तों ये जो मानसून पवने हैं, ये काफी मुख्य विषय में से आप इसको काउंट कर सकते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। मैं इसे इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह एग्जाम में पूछा गया और फिर पूछा जाएगा। यह शब्द क्या है आपके पास में दोस्तों, मौसम शब्द से आया है वर्ड मौसम। क्या है, मौसम शब्द। इस मौसम शब्द का मतलब ही है आपके पास में मौसम, मॉनसून इसी से आया है, मौसम कह दो आप लोग, मौसम कह दो आप लोग। ये वह पवनें हैं जो मौसम के साथ साथ अपनी दिशा बदलती हैं, है ना। तो मॉनसून क्या है, वह पवनें जो है ना, सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम इसको कहा जाता है। तो मानसून एग्जैक्टली अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में कहा जाए, तो जैसे हमने कहा कि 6 महीने के लिए भारत में मानसून की पवनें जो हैं वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती हैं, 6 महीने के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आती हैं। ठीक है ना, तो विंड्स तो वही है, पर कभी ये दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पश्चिम से चल रही, कभी उत्तर पूर्व से चल रही है, आपके पास में नॉर्थ ईस्ट से चल रही है। ठीक है ना, और इस कारण जो ये सीजनल रिवर्सल हो रहा है, ये मौसम के साथ साथ जो अपनी दिशाओं में बदल रही है, इसी पवन को मौसम मानसून पवनें कहा गया है। इसका एक पहले क्या कहा जाता था आपके पास में, एक तापीय अवधारणा है ना, थर्मल इसकी थ्योरी है दोस्तों, एक तापीय अवधारणा है। इस तापीय अवधारणा में क्या कहा गया, तापीय अवधारणा में कहा गया कि सर, जब भारत गर्मी की ऋतु में है, ग्रीष्म ऋतु में है अगर भारत, दूसरा बताया गया कि सर, जब भारत में शीतकाल है, शीत ऋतु देखने को मिल रही है, इन दोनों ही समय के अंतर्गत
पवनों की दिशाएं अलग अलग देखने को मिलती हैं। क्योंकि गर्मी के अंदर क्या होगा आपके पास में कि सर जैसे ये महीना है जून का, यह जून जुलाई का महीना है, यहाँ पे जमीन जो है वह समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म हो रही है। तो जो जमीन है, लैंड है आपके पास में, है ना, यह क्या है आपके पास में तेजी से गर्म हो रहा है, और इसी कारण यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर निम्न दाब क्षेत्र है। आसपास में क्या है दोस्तों, पानी है। आसपास में क्या है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, है ना। इस एरिया के अंदर क्या है दोस्तों, अभी भी टेम्परेचर कम है, यानी हाई प्रेशर है। पवने किधर से किधर फ्लो होती, हमने कहा सर हाई से लो प्रेशर की तरफ फील यह पवने जो है वह फ्लो होने वाली है। तो ऑब्वियसली चीजें क्लियर हो गई कि सर यहाँ पे साउथ वेस्ट दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा से पवने आएंगे। शीत ऋतु में क्या हुआ, जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है, दिन भर ठंड रहती है, जमीन बहुत ही जल्दी ठंडी हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे ठंडक के कारण हाई प्रेशर है। आसपास में समुद्र में क्या है, ये आपका अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। इस वाले क्षेत्र में क्या है, अभी भी प्रेशर लो है। इसका ठीक विपरीत यहाँ आइए तो यहाँ लो प्रेशर है। तो समुद्र गर्म रहता है, निम्न दाब है समुद्र के ऊपर। पवने कहां से कहां चलती हैं, हाई से लो प्रेशर की तरफ। पवने कहां से कहां चलती हैं, हाई से लो प्रेशर की तरफ। तो पवनों की दिशा क्या आ गई आपके पास में, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो एक थर्मल अवधारणा, एक तापीय अवधारणा है जो ये सीधा सीधा बताती हैं, सरल और पुराना सा सिद्धांत कि सर ग्रीष्म काल में पवनों की स्थिति जो है वह समुद्र से जमीन की तरफ रहती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है और बारिश होती है। शीत ऋतु के अंदर पवने जो हैं उच्च से निम्न दाब की तरफ जाती हैं। भारत के भारतीय महाद्वीप से, प्रायद्वीप से पवने जो है समुद्र की तरफ जाती हैं। यहाँ पे उत्तर पूर्व मानसून इसको कहा जाता है, इसे दक्षिण पूर्व मानसून कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून इसको कहा जाता है। दूसरी एक और इसमें कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट में फिर कई सारी चीजें जो है और बेहतर की जाती हैं। ये वाला थर्मल थ्योरी मैंने अभी समझा दिया आपको। इसके बाद में और थोड़ा सा बेहतर और उन्नत सिद्धांत आता है, जिस सिद्धांत को कहा जाता है गतिक, डायनेमिक मॉडर्न कॉन्सेप्ट। क्या कहा, गतिक व आधुनिक अवधारणा। गतिक व आधुनिक अवधारणा। सर इस गतिक व आधुनिक अवधारणा की अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो इसमें जेट स्ट्रीम की बातचीत की गई। किसकी बातचीत की गई है दोस्तों आपके पास में, सबसे पहला पॉइंट क्या है, जेट स्ट्रीम। देखिए दोस्तों, जब मैं जेट स्ट्रीम की बात करता हूं काफी महत्व हो जाता है कि सर ऐसे टॉपिक्स में, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत आप लोगों को इन चीजों की जानकारी थोड़ा पहले से ही रहे। जेट स्ट्रीम के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, यह क्या होती है। यह हवा तेज होती है, यह हवा एक संकरे पथ पे चलती है, नैरो पथ पे चलती है, मिएंडर करती हैं और जो पृथ्वी से लगभग 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे चलती है। तो ये कहां चल रही होती है दोस्तों आपके पास में, उच्च वायुमंडल में चल रही होती है। नंबर वन, उच्च वायुमंडल हाइट अगर पूछ ले आपको तो आप कहने चाहिए कि सर जहां शोभ मंडल खत्म हो रहा है 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास में, वहां पे बह रही है। यह पवने जो हैं वह काफी तेज होती हैं। ये पवने काफी तेज होती हैं। सर पवने तेज होती हैं मतलब क्या होगा, स्पीड क्या होगा, लगभग आपके पास में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी इनकी ज्यादा स्पीड हो सकती है दोस्तों। तीसरा हमने कहा कि यह थोड़ी सी घुमावदार है। घुमावदार का क्या मतलब हुआ दोस्तों आपके पास में, कि यह सीधी नहीं चल रही है अपितु यह इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रही है है ना, मिएंडर करते हुए घुमावदार तरीके से फ्लो करती है आपके पास में। और फिर कहा कि यह काफी नैरो बैंड है, यानी काफी सक्रिय स्थान से, काफी नैरो बैंड होता है इनका, वहां से चलती हैं दोस्तों ये। तो पृथ्वी की ऊंचाई से जो ज्यादा ऊपर पवने चलती हैं इनको जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। भूविक्षेपी पवने भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भू विक्षेपी जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, भूविक्षेपी पवने भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये जेट स्ट्रीम्स आपके पास में जो चल रही हैं वह दो प्रकार से चल रही हैं, इनकी डायरेक्शंस आपको पता होनी चाहिए। मैं एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करता हूं,
मैं एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करता हूं, जैसे कि सबसे पहले एक मैंने यहाँ पे बना दिया ये डायग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग जो है आपके पास में ट्रेड विंड जो हो सकती हैं आपके पास, सॉरी जो जेट स्ट्रीम्स हो सकती है, मैं उनको थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ साथ में बैठ करके क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। पहले इस प्रकार का एक डायग्राम बना लो या फिर पूरा ही डायग्राम बना सकते हो, जो भी आपको सूट कर रहा है आप एक बार उस डायग्राम को फॉर्म कर लीजिए, फ्रेम कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको साथ साथ में पता चलना चाहिए कि जो ये पवने हैं वो फ्रेम कहाँ पे हो रही हैं, है ना। ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं लगभग हमने यहाँ पे एक एरिया बताया था आपको 60 डिग्री के आसपास में, 60 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी होगा। जैसे यहाँ पे एरिया बताया था आपको 30 डिग्री के आसपास में, तो इसी एरिया में यह विंड जो है आपकी फ्रेम हो रही है। और फ्रेम होते हुए इनकी बहने की डायरेक्शन भी तो देखिएगा, इनके बहने की डायरेक्शन 30 डिग्री के आसपास में। बहुत ही नैरो बैंड है और अपर एटमॉस्फेयर में बह रही है। कहाँ बह रही है ये, पृथ्वी से लगभग 800 लगभग 7 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पे। तो यहाँ पे भी बह रही है और यहाँ 30 के आसपास भी बह रही है, दोनों में बह रही है, दक्षिणी गोलार्ध में भी बह रही है। ठीक है, अब जो इस एरिया में बह रही है ये पवने, इस एरिया में जो बह रही हैं ये पवने, ठीक है ना, ये पवने होती हैं गर्म, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल एरिया 30 डिग्री के आसपास वाला। जबकि ऊपर वाले एरिया में जो बह रही है पवने, है ना, 60 डिग्री के आसपास वाला थोड़ा सा ठंडा एरिया होता है, ठंडा क्षेत्र होता है। तो इन दोनों का ही नाम जो है आप मेरे साथ साथ में कॉपी में नोट डाउन कर दीजिए। एक है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और दूसरी क्या है आपके पास में, ये जो ऊपर वाली है इसको मिड लैटिट्यूड भी हम लोग कह सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, पोलार जेट स्ट्रीम भी हम लोग लिखते हैं। पोलार एरिया है ना, ध्रुवीय क्षेत्र है, तो पोलार जेट स्ट्रीम। तो ये जो जेट पवने हैं, जेट स्ट्रीम जो हैं, वह 60 डिग्री के आसपास भी, 30 डिग्री के आसपास में भी बहती हैं। ठीक है ना, पता हो कि यह वायुमंडल में काफी ऊंचाई पे, लग जमीन पे नहीं बह रही है, ये वायुमंडल पे बह रही है, 7 से 14 किलोमीटर पृथ्वी के चारों तरफ बह रही है। ये तो 2D डायग्राम है ना, सब पृथ्वी के चारों तरफ बह रही है। तो गुरुजी हम तो पढ़ रहे हैं मॉनसून, मॉनसून में थर्मल हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ रहे हैं गतिक सिद्धांत। और जो मॉनसून के गतिक सिद्धांत है, उन गतिक सिद्धांतों के अंतर्गत जो है हम मॉनसून पवनें कैसे बह रही हैं, उसमें डायनेमिक और मॉडर्न कंसेप्ट में कह रहे हैं कि सर जेट स्ट्रीम के प्रभाव में बह रही है। कि सर सर्दियों के अंतर्गत देखिए, जब भारत में सर्दियों का समय है, विंटर्स का समय है, इस वक्त बात करिए कि सर ये जो जेट स्ट्रीम है ना, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम अभी हमने बनाई है ना, यह जेट स्ट्रीम लगभग लगभग कहाँ बहना शुरू कर देती है आपके पास में, सर्दियों के समय की बात कर रहा हूं। यह हिमालय के दक्षिण में, ये यहाँ पे हिमालय है, यह हिमालय के दक्षिण में बहना शुरू कर देती है यहाँ पे, ऐसे, है ना। ये क्या है भैया, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, है ना, ये जेट स्ट्रीम यहाँ पे बह रही है। अब इससे होगा क्या सर, इस एरिया में जैसे ही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बहना शुरू करती है सर्दियों में, ये भारत में पश्चिमी विक्षोभ लेके आती है। भारत में क्या लेके आती है दोस्तों, यह पश्चिमी विक्षोभ लेके आती हैं, जिनको हम लोग नाम क्या दे देते हैं, साइक्लोन्स, है ना। और जैसे ही ये पश्चिमी विक्षोभ लेके आएगी, पश्चिमी विक्षोभ, तो सर्दियों में हमारे यहाँ नॉर्थ में बारिश होगी। सर्दियों में क्या होगी आपके पास में, विंटर रेनफॉल होगी, उत्तरी भारत में हल्की वर्षा होगी, हिमपात भी होगा। तो यहाँ पे वर्षा भी होगी व हल्का फुल्का हिमपात भी देखने को मिलेगा। तो इसी जेट स्ट्रीम के कारण हुआ। सर गर्मियों में देखें अगर इसी जेट स्ट्रीम का, तो ग्रीष्म काल में सूर्य के उत्तर के, जैसे जैसे आपके पास में सूरज जो होगा वो कर्क रेखा की तरफ 23.5 को मूव करेगा ना, तो सूरज के उत्तर की ओर जाने पे यही सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो हिमालय के, जो यहाँ पे हिमालय उसके उत्तर की तरफ चला जाएगा। तो ये जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है अब
ये जेट स्ट्रीम आपकी किधर चली गई आपके पास में, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है यह हिमालय के सब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है यह हिमालय के उत्तर में चली गई। सर हिमालय के उत्तर में चली गई तो इससे क्या हुआ, इसके हटने से जो यहाँ पे निम्न दाब था, लो प्रेशर ना, समर में यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है, यह और मजबूत हो गया और स्ट्रांग हो गया। तो जब जब यहाँ पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम और जैसे वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, इनके विकसित होते हैं आपके पास में, तो कई बार मॉनसून बर्स्ट वगैरह भी देखने को मिलता है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम से भी यहाँ पे मॉनसून बर्स्ट की देखने को मिलता है। ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार पर जो है बहुत ज्यादा गर्मी होती है, लो प्रेशर, उसके ठीक ऊपरी वायुमंडल में जो है हवाएं तेज से ऊपर उठती हैं और मॉनसून को और मजबूत कर देती हैं, राइट। तो यहाँ हमें पता है कि सर ये जेट स्ट्रीम्स का भारत के ऊपर उपलब्ध होना और ना होना, हिमालय के दक्षिण में आ रहा और उत्तर में जाना, ये भी मानसून को प्रभावित करता है। आपने सुना होगा कि मानसून में बीच बीच में बारिश हुई, फिर ब्रेक, बारिश और फिर ब्रेक। तो जब मानसून के मौसम में लगातार वर्षा के बीच में 1 या 2 हफ्ता का गैप होता है, उसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये कारण क्यों है कि सर जब जो मानसून ट्रॉ है, आईटीसीजेड जो है, निम्न दाब का जो अक्ष जिसको कहा गया इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यह उत्तर की ओर हिमालय के करीब विस्थापित हो जाता है ना, उस वक्त जो है मानसून ब्रेक देखने को मिलता है। तो जेट स्ट्रीम्स आपने समझी, आप लोगों ने काफी बेसिक बेसिक चीजें समझी। अब इसके अलावा एक और तरह की पवने हैं जिनको आप लोगों को सीखना व समझना चाहिए। कौन कौन सी पवने हैं दोस्तों जिनको आप लोगों को साथ में सीखना है और समझना है? यह है आपके पास में, जिनको मैं नाम दे सकता हूं, आई कैन नेम देम एज अ स्थानीय पवने और लोकल विंड्स। स्थानीय पवने हैं या लोकल विंड्स जो है ना दोस्तों, यह भी काफी महत्व की है यूपीएससी के अंतर्गत। कैसे हैं सर ये, कि सर ये एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बहती है। जैसे अगर मैं कहूं लू, तो ये एक पर्टिकुलर रीजन में बहती है। जैसे हमने कहा कि सर यह सिर्फ और सिर्फ उत्तर भारत के मैदानों में बहती हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में बहती है, पूरे विश्व में नहीं बहती है। उत्तर भारत के मैदान में बहती हैं, पूरे विश्व में नहीं बहती हैं। और इसका एक नेचर होता है ना, एक टाइम पीरियड होता है, एक एरिया स्पेसिफिक होता है। जैसे इसका नेचर क्या है कि गर्म है व शुष्क है, तो गर्मियों में चलती है, लू चलती है, गर्म है और शुष्क है ना। और जनरली कब चलती है, जब दोपहर का समय होता है। ग्रीष्म काल गर्मियों में दोपहर के समय चलती है, शरीर के लिए हानिकारक होती है, तो यह दोपहर के समय चलती है। और जो भी इस लू की चपेट में आया है ना, सीधा डिहाइड्रेशन से हॉस्पिटल में जाता है। याद है कि नहीं आपको? तो लू एक तरीके से क्या हो गया, एक पर्टिकुलर रीजन में पर्टिकुलर टाइम पे चलने वाली। ऐसे ही एक चिनूक पवन का नाम सुना होगा आपने, चिनूक हेलीकॉप्टर भी सुना ना, वो इसी पवन के नाम पे ही है, चिनूक। अब जो दोस्तों ये चिनूक है, ये कहां पे चलती हैं? उत्तरी अमेरिका में चलती है, रॉकी पर्वत पे, उत्तरी अमेरिका में चलती हैं, रॉकी माउंटेन्स के आसपास में। ये क्योंकि आपके पास उत्तरी अमेरिका वाला जो एरिया है ना, बर्फ से ढका होता है। पर ये पवनें होती है गर्म और शुष्क। ये पवनें कैसी होती है दोस्तों? गर्म और शुष्क, ड्राई एंड हॉट। अच्छा, गर्म पवनें अगर बर्फ पे चलेगी तो क्या होगा, जैसे ये पहाड़ों से नीचे उतरेगी तो हवा जो है आसपास के एरिया को गर्म कर देगी। तो ये हिमभक्षी होती है, स्नो ईटर होती हैं। तो जो रॉकी माउंटेन्स में हिम है, बर्फ है, उसको पिघला देती है, हिम भक्षी होती है, हिमभक्षी होती है, स्नो ईटर कहते हैं, है ना, बर्फ को पिघला देती है। और जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, है ना, तो उन्हें खेती योग्य वापस बनाती है, क्योंकि वो सर्दियों में जो बर्फ से ढक गए थे, चिनूक विंड्स के बहने से, गर्म शुष्क हवा के बहने से बर्फ पिघल जाती है सर्दियों वाली। और जो जमीन है, जो वैली है, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, उसे खेती योग्य बना देती है वापस। ऐसे ही यूरोप के अंदर भी बहती है आपके पास में गर्म और शुष्क हवा, जिसको फॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉन, एफ ओ एच साइलेंट है और फिर एन, है ना। अब ये फॉन बहती कहाँ है? आपने यूरोप में एल्प्स पर्वत सुना होगा, एल्प्स पर्वत,
यूरोप में एल्प्स पर्वत पे ये बहती हैं। यह भी एक तरह की गर्म और शुष्क हवा है। अब इस गर्म और शुष्क हवा के अंतर्गत जैसे चिनूक का इफेक्ट है ना, वैसे ये भी काम करती है ना, सेम। चिनूक जैसे इसके भी प्रभाव है, ये भी स्नो ईटर है। पर यूरोप के एल्प्स पे जब ये गर्म हवा बहेगी, बर्फ को पिघलाएगी, खेती करने के लिए काम आएगी, तो यह अंगूर की खेती के लिए लाभदायक है। ठीक है, साल भर नहीं चलती, हर जगह नहीं चलती, पूरे विश्व में नहीं चलती, लोकल विंड्स है, स्थानीय पवने हैं, छोटे क्षेत्र में और कम समय के लिए चलती है। तो एक तो हो गया इनका कि सर एरिया क्या होगा, कोई पर्टिकुलर एक छोटा क्षेत्र होगा। दूसरा, टाइमिंग भी कम होगी, कम समय के लिए बहेगी, पूरे विश्व में नहीं, 12 महीने के लिए नहीं, छोटा सा क्षेत्र है उसी एरिया में बहेगी, और पूरे साल भर नहीं, पर्टिकुलरली 1-2 महीने के लिए बहेगी बस। इसके अलावा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज भी क्या है आपके पास में, समुद्री, आप समीर लिखो पहले, समुद्री। अब दोस्तों समुद्री समीर में भी तो क्या हो रहा है आपके पास में, ये तटीय क्षेत्र में चलती हैं, दिन में चलती हैं, तटीय क्षेत्र में चलेगी, दिन में चलेगी। दिन में क्या है आपके पास में, ये समुद्र की जो ठंडी हवा है वो लेके आएगी, और सर समुद्र से आए ठंडी हवा है, दिन में गर्म होती है जमीन ज्यादा, तो दिन में जमीन जब ज्यादा गर्म है, वहां लो प्रेशर है, जब समुद्र से वहां पे ठंडी हवा आती है तो वह समकारी जलवायु परिस्थिति बनाती है। तो तटों को समकारी जलवायु प्रदान करती हैं। कोस्टल एरिया में अगर ये समुद्र से दिन में ठंडी हवाएं ना आए ना, तो वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, सर्दियों में बहुत घट जाएगा, तो ये मेंटेन करने का काम करती है ना, लिवेबल कंडीशन बनाती है। दूसरा होती है आपके पास तो समुद्र के अलावा जिसको हम स्थल समीर भी कह सकते हैं। स्थल समीर का क्या मतलब हो गया आपके पास में, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज कहां से चलती है आपके पास में, रात में चलती है तटीय क्षेत्र में ही, जहां पे आसपास में पानी हो, समुद्र हो, महासागर हो। पर रात में, अब रात में क्या है दोस्तों, समुद्र दिन भर गर्म हुआ है, वहां पे क्या है, लो प्रेशर, जमीन क्या है दिन भर गर्म हुई है आपके पास में, अब ठंडी हो चुकी रात को, वहां पे है हाई प्रेशर, तो जमीन से रात को जो है पवन चलती है, तो रात में जमीन से तेजी ठंडी हो जाने के बाद जमीन पे हाई प्रेशर है, अब हवा जो है वो जमीन से समुद्र की ओर चलती है ना। यहाँ पे याद रखने की कोशिश करिएगा कि ये भी होगी तो ठंडी ही, ये भी होगी तो ठंडी। अब ये हवा जो है वह जमीन जहां हाई प्रेशर है रात में, वहां से समुद्र की ओर बहती है जहां पे हवा जो है लो प्रेशर में। ठीक है, ये आपके पास में लोकल विंड्स है दोस्तों। लोकल विंड्स के साथ में मैंने कुछ अभ्यास क्वेश्चन भी दिए होंगे, आप लोगों को नोट्स के साथ वो मिल जाएंगे। इस प्रकार चिनूक है आपके पास में, फोएन है आपके पास में, यहाँ पे लू है, ये सारी क्या है आपकी लोकल विंड्स है, जिसके बारे में आपने बेसिक जानकारी रखनी चाहिए। आई होप आप लोग इसकी बेसिक जानकारी रखे हुए हैं, और इससे रेलेवेंट जो भी आपके पास में क्वेश्चंस है, मैंने वो क्वेश्चंस भी यहाँ पे साथ साथ में दे दिए हैं, उसके आंसर्स भी दिए हैं, इसको अच्छे से लगाना जरूर। और यहाँ पे क्लास के उपरांत मैं फिर कहना चाहूंगा, आप इसको पढ़ने के उपरांत नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन मैंने नोट्स के साथ दिए। पीडब्ल्यू ऐप पे संभव बैच में पीडीएफ पढ़िए, इस क्लास की जाके डाउनलोड करो, पढ़ो। शुरुआत में मेरे पूरा राइटअप है, लिखे हुए हैं क्लास के नोट्स जो मैंने लिखा है, साथ साथ में आपने भी लिखे हैं क्लास में, और उसके उपरांत पूरा का पूरा जो है नोट्स भी, मतलब इस पे रीडिंग लिस्ट भी मैंने आपको दी है, वो जरूर पढ़ना, अभ्यास प्रश्न भी है वो जरूर लगाना। आई टेक योर लीव नाउ फॉर द डे, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के साथ में। अंटिल देन, थैंक यू, जय हिंद, सर्वदा शक्तिशाली, गॉड ब्लेस यू ऑल।